Hello, my name is रणवीर सिंह दलाल। आज इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर द एनिमी, जो कि है सेकंड बुक क्लास 12th इंग्लिश कोर विस्टास में से। तो ये कहानी लिखी गई है पर्ल एस बाक के द्वारा। कहानी में एक कैरेक्टर है डॉक्टर सदाव हॉकी, जो कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा कहानी में शुरू में बताया गया है। जापानी डॉक्टर थे ये, और कहानी का बैकग्राउंड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई हो रही थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, उन दिनों की बात है। तो डॉक्टर सदाव हॉकी का थोड़ा बैकग्राउंड बताया गया है। उन्हें डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दिलाने के लिए उनके पिता ने भेजा था अमेरिका। उनके पिता चाहते थे कि वो एक एक्सपर्ट और अच्छे डॉक्टर बने, इसके लिए उन्होंने सदाव को अमेरिका भेजा। अमेरिका में कठिन हालात में उन्होंने डॉक्टरी की ट्रेनिंग ली। जब वो अमेरिका गए तब वो 22 साल के थे, और लगभग 8 साल तक उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की अमेरिका में रहते हुए, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर बने। ना केवल डॉक्टर बल्कि साइंटिस्ट भी बने। एक रिसर्च वो कर रहे थे जिसमें वो घाव को किस तरह से पूरी तरह से क्लीन किया जा सकता है, इस विषय पे वो रिसर्च कर रहे थे। तो सदाव हॉकी एक साइंटिस्ट भी थे और डॉक्टर भी थे। ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात एक जापानीज़ लड़की हैना से होती है, जो उन्हें पसंद आती है, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ने के लिए। इंतज़ार करते हैं। वो चाहते हैं, अपने पिता की बात उनके दिमाग में रहती है, अपने पिता का बहुत सम्मान वो करते हैं। और पिता एक ट्रेडिशनल जापानी है, जो कि जापानी कल्चर और जो ट्रेडिशन है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अपने पिता के सम्मान का ख्याल रखते हुए सदाव इंतज़ार करते हैं, और जब वो वापस जाते हैं जापान और कंफर्म हो जाने के बाद, अपने पिता के द्वारा परमिशन लेने के बाद ही वो हैना से शादी करते हैं। तो दोनों की शादी होती है और बेहद अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। वो एक अच्छे कपल के रूप में उनकी जो मैरिड लाइफ है वो गुजरती है। अब जो प्रेजेंट सेटिंग है, इसमें उनका घर है समुद्र के किनारे, एक स्क्वायर रॉक के ऊपर ये घर बना हुआ है, और समुद्र के आसपास ही इसी इलाके में सदाव का बचपन भी बीता है अपने पिता के साथ। तो यादें उनकी बसी हुई हैं इस इलाके में। अब एक दिन ऐसे ही वो घर से बाहर वेरांडे में बैठकर समुद्र की तरफ निहार रहे थे। नीचे जो बीच है, नैरो बीच है एक उनके घर के पास, उसकी तरफ वो देख रहे थे। तभी नज़दीक एक आइलैंड भी है, वहाँ भी वो जाया करते थे जब छोटे थे तो अपने पिता के साथ। तो देखते हैं उस बीच की तरफ, उस आइलैंड की तरफ। एक छोटा आइलैंड है, तो मिस्ट नज़र आती है, धुंध सी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। फिर उसी थोड़ी देर में हैना जो है वो आके बैठ जाती है। वो एक कपड़े पे कुछ जो है बुनाई वगैरह कर रही हैं। तो वो आती हैं, आके अपने हस्बैंड के पास बैठ जाती हैं, उनके हाथ पे हाथ रख के, फिर अपने गाल को भी वो उनके हाथों से सटा लेती हैं। तो एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है दोनों के बीच, लगाव नज़र आता है। और तभी वो देखते हैं जो मिस्ट उनको नज़र आ रही थी, धुंध, उसमें से एक ह्यूमन फिगर उनको कोई लड़खड़ाता हुआ चलता हुआ नज़र आता है। तो वो गौर से देखते हैं, थोड़ी देर में वो मिस्ट आ जाती है सामने, धुंध आ जाती है। तो उन्हें लगता है कि कोई कौन हो सकता है। फिर उन्होंने देखा, जब थोड़ी क्लैरिटी हो गई, कि वो व्यक्ति थोड़ा लड़खड़ाता हुआ जो आ रहा था वो गिर गया था, और वो रेंगने लगा था अपने घुटनों और हाथों के बल। तो उन्हें लगा भाई कोई घायल है, कोई तकलीफ़ में है। वो दोनों गए नीचे,
देखा कि वो गिर गया था, मुंह के बल बेहोश हो गया था। तो उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि कोई मछुआरा हो सकता है, कोई फिशरमैन हो सकता है जो अपनी बोट से जो है डूबता हुआ बचता हुआ निकल आया है। तो उन्होंने जब गौर से देखा, नज़दीक से देखा, तो देखा कि वो कोई एक वाइट मैन उनको नज़र आया, कोई गोरा व्यक्ति। उन्होंने उसको सीधा किया, देखा कि वो एक घायल व्यक्ति है, कमर में उनको जो है गोली भी लगी थी, बुलेट, घाव का निशान था। तो अब उनको देखकर जो है हैना और डॉक्टर जो है वो हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि वो कोई अमेरिकन है। और एक जो कैप उन्होंने पहनी हुई है उस पर भी लिखा हुआ है यूएस नेवी। जो कैप जो कि बैटर्ड हो गई थी, फटी हो गई थी, जिस तरह से वो बुरे हालात से गुजरे होंगे। तो अब उन्हें लगा कि भाई ये तो अमेरिकन सोल्जर हैं, कोई प्रिजनर ऑफ वॉर हो सकते हैं जिनको गोली लगी थी। तो नफ़रत उनके मन में झलक आती है, अमेरिकन को लेकर जो है बेहद नफ़रत थी। और इस नफ़रत को समझना, जापानियों के दिलों में जो नफ़रत थी इसको समझना, जो हिरोशिमा और नागासाकी के बैकग्राउंड में इसको समझना जो है वो बड़ा आसान है कि क्यों इतनी नफ़रत थी। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अब एक डिलेमा उनके सामने है। एक घायल व्यक्ति है, एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर को लगता है, डॉक्टर सदाओ को, कि भाई इसका इलाज किया जाना चाहिए, इसको बचाया जाना चाहिए। लेकिन एक जापानी होने के नाते उन्हें लगता है कि ये दुश्मन का व्यक्ति है और उसकी हेल्प करने से मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो पति पत्नी इस दुविधा में है, क्या किया जाए। अगर उनको वो ले जाते हैं, एक इंसान और एक डॉक्टर होने के नाते अपने घर में, और उसका इलाज करते हैं, तो ख़तरा है उनके खुद के जीवन के लिए। वो ट्रेटर साबित हो सकते हैं, देशद्रोह के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी खुद की जान, उनके परिवार की जान ख़तरे में पड़ सकती है। और अगर वो उसको हैंड ओवर कर दें पुलिस को, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जो है मार दिया जाएगा या कैद में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। तो दोनों ही हालात में समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। फिर एक हैना को लगता है कि भाई अभी फ़िलहाल हमें इसे ले जाना चाहिए, जिस हालत में है इसका ट्रीटमेंट करना ही बेहतर होगा। और उनके हस्बैंड भी इससे सहमत नज़र आते हैं, और दोनों की सहमति इस बात पे भी होती है कि हम बता देंगे अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को, कि भाई हम इस व्यक्ति को सौंपने का इरादा रखते हैं, सौंप देंगे हम पुलिस को, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा नहीं बताया गया तो फिर खतरे में पड़ सकते हैं। तो ले जाते हैं दोनों, और एक पैसेज है, कॉरिडोर है उनके घर में, उसी के साइड में एक रूम है जो उनके पिताजी का हुआ करता था, सदाओ के पिताजी का। उस कमरे में वो उनको ले जाते हैं और एक गलीचे, एक मैट के ऊपर जो है उनको लिटा देते हैं। और अब डॉक्टर को लगता है कि भाई इसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी जान जा सकती है। तो हैना और डॉक्टर जो है दोनों डॉक्टर उसका चेक करता है, उसकी चेस्ट को, उसकी हार्ट बीट को। तो उसे लगता है कि भाई अभी वो ज़िंदा है और उसे बचाया जा सकता है, और ऑपरेशन करने का फ़ैसला करता है। और अब पहले उसकी बॉडी को वॉश करना होगा। इसके लिए वो हैना को कहता है कि भाई पानी ले आओ। अब हैना को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनके हस्बैंड एक दुश्मन के व्यक्ति को वॉश करें। वो कहती है भाई नौकरों को मैं बोल देती हूँ, यूमी को बोल देती हूँ। और वो चली जाती हैं बाहर पानी लेने के लिए, यूमी को बताती हैं। तो नौकर तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो मना कर देते हैं। वो तो नफ़रत से भर जाते हैं, डर जाते हैं। अब नौकरों में यूमी है, एक गार्डनर है, एक कुक है, लेडी कुक। तो वो तो घबरा जाते हैं इस बात को लेकर कि नफ़रत भी है और घबराहट भी है कि वो ख़तरे में पड़ सकते हैं, और दुश्मन को पनाह देना उनके हिसाब से, उनकी समझ के बाहर है कि डॉक्टर कैसे ऐसा कर सकता है। तो वो बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ है। अब यूमी खुद पानी ले आती है कमरे में और उसकी अपर बॉडी को वॉश करती है। इसके बाद डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। अपना सामान जो है उन्होंने एक एल्कोव के ऊपर अपना कपड़े पे उसमें रख दिया है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जिससे वो ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद वो
उस जगह जहाँ वो घाव है, बुलेट जहाँ लगी है, उसको वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं। हैना के लिए बड़ा मुश्किल था ये इस दृश्य को देखना। कभी उन्होंने नहीं देखा था इस तरह से अपने हस्बैंड को ऑपरेशन करते हुए। और हस्बैंड ने कहा कि भाई तो आपको एनेस्थीसिया देना होगा। एक कॉटन, एक कपड़े के ऊपर जो है क्लोरोफॉर्म वगैरह उन्होंने जो है उसको दिया कि क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो पेशेंट को, तो वो सुंघाना है एनेस्थीसिया के तौर पर, बेहोशी की दवा के तौर पर ऐसा करना है। हैना के लिए ऐसा देख पाना उनकी बर्दाश्त के बाहर था। डॉक्टर जैसे ही अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं तो हैना हाथ मुंह पे रख लेती है, देखा नहीं जाता और बाहर भाग जाती है। डॉक्टर को सुनाई देती है हैना की आवाज़, रेचिंग शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे उल्टी हो रही है, उल्टी करने की आवाज़। तो हैना नहीं देख पाती इस दृश्य को, वापस आती है खैर, और किसी तरह से न चाहते हुए भी वो हस्बैंड की हेल्प करती हैं, चाहती हैं हस्बैंड की हेल्प करना, लेकिन एक गिल्ट भी है, एक कॉन्शियसनेस इस तरह की कि वो दुश्मन। तो एक मिक्स्ड फीलिंग्स हैं यहाँ पर, रिपल्शन भी है और एक सहमति भी है दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की, एक इंसान होने का। तो हैना उसको क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया देती हैं। जब उनको लगता है कि वो गहरी सांस ले रहा है और तकलीफ़ में है, और तो वो वापस भी खींच लेती हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड की हेल्प करी। हस्बैंड भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से बुलेट तक वो पहुँचे, जो कि किडनी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गई थी। उन्होंने अपने औजार, जो उनके टूल्स थे, उससे उसको निकाला बुलेट को, और जैसे ही निकाला तो वो कांप गया बिल्कुल, हालांकि अभी भी बेहोश था। दर्द हुआ प्रिजनर को बहुत। यहाँ पर सदाव को याद आया अपने अमेरिकन जो एक प्रोफेसर थे उनके, कि भाई किस तरह से हमें पेशेंट को समझना होता है, उसकी बॉडी को समझना होता है, पूरी नॉलेज होनी होती है। अगर नॉलेज नहीं है पेशेंट की बॉडी को लेकर पूरी तरह से, तो ये तो एक अपराध है, ये तो एक मर्डर हो सकता है। तो इस तरह की बात उसके दिमाग में आई, और ये बड़ा कामयाब तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब उनको जो है शिफ्ट कर दिया गया एक कमरे में। अब यहाँ पर जिस जगह उनको लेटाया गया, जो मैट वगैरह था, ये उनके फादर का कमरा था। फिर एक रज़ाई उनको सिल्क की ओढ़ाई गई, तो वो भी ख़राब हो गई थी। मैट पे भी ब्लड वगैरह गिर गया। तो ये सेक्रीफाइस भी उनको, और वो भी ख़ास तौर से जो चीज़ें, जो सामान उनके पिता का था। तो यहाँ पर बड़ी दुविधा से वो गुजरे, लेकिन ये भी उन्होंने उनकी जान बचाते समय ये सेक्रीफाइस भी उन्होंने किया। अब उनको शिफ्ट कर दिया गया, और नौकरों को तो पता लग ही गया था। तो वो एक डिस्कशन होता है उनके बीच, बातचीत होती है, और वो बातचीत के दौरान जो है गार्डनर याद करता है कि भाई किस तरीके से जो सदाव के पिताजी थे वो बड़े ट्रेडिशनल थे, और सदाव को वो एक तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये समझ क्यों नहीं पा रहे, क्यों वो एक दुश्मन की जान बचाने पे तुले हुए हैं। और कुक यहाँ पर कमेंट करती है कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं हमारे मालिक, जो है किसी भी जान को बचाने के प्रति उत्सुकता है उनके मन में। वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक दुश्मन है, उसकी जान नहीं। तो यहाँ पर नौकर जो हैं वो तीनों ही इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि वो डॉक्टर एक इंसान होने के नाते एक इंसानियत का काम कर रहा है। उन्हें बस वो एक नफ़रत नज़र आती है दुश्मन के देश के बाशिंदे के प्रति, उनके इंसान के प्रति। तो अब वो एक और यहाँ पर सीन है कि जो इसी दौरान जब उनकी बातचीत होती है, तो जो कुक है वो एक बर्ड है, उसकी गर्दन जिस तरह से मरोड़ती है, ब्लड गिरता है, और वो ब्लड को जो है एक प्लांट के लिए गार्डनर कहता है कि भाई ये बड़ा फर्टिलाइज़र होता है ब्लड। तो ये भी एक इस बात को उभारने वाला दृश्य है कि किस तरह से वो बड़े हार्डन्ड है उनका दिमाग, दुश्मन को लेकर किस तरह से रिजिड हैं वो, और वो इसमें कतई किसी तरह की काइंडनेस दुश्मन को लेकर उनके मन में नहीं आती। अब जो है तीसरे दिन वो प्रिजनर ऑफ वॉर टॉम, उनका नाम दिया गया, वो उठ खड़ा होता है, बैठ जाता है।
थोड़ा हील होने लगता है उनकी बॉडी। उनके लिए खाना वगैरह ना चाहते हुए भी जो हैना है उनको टाइम टू टाइम उनको खाना दे रही हैं, उनको हील होने की प्रक्रिया में, उनकी रिकवरी में हेल्प हो रही है पूरी तरह से। और नौकर जो है वो बातचीत करने के उपरांत, हालांकि गार्डनर और वो सब, उन्हें लगता है कि जो है ईश्वर बुरा मानेगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अगर उनका मालिक ऐसा कर रहा है तो ईश्वर, समुद्र देवता और जो है कोई गन बुलेट वो बदला लेंगी। गन इन द सेंस कि कोई वॉर में कोई जापान को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की आशंका व्यक्त करते हैं वो, और उन्हें लगता है कि उनका मालिक बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। और 7वें दिन वो सहमति से मिल के डिसाइड करते हैं और छोड़ जाते हैं। और यूमी जो कि गवर्नेंस है, बच्चों का ख्याल करती है, वो हालांकि बच्चों से बहुत लगाव उनको है और वो ना चाहते हुए भी जो है इस तरह से, लेकिन इस बात को लेकर वो बिल्कुल रिजिड हैं कि भाई दुश्मन को पनाह देना तो जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तीनों जाते जाते यूमी कहती है कि बच्चे अगर रोएं मेरे बिना तो मैं जानती हो मेरा घर कहाँ है, तुम मुझे बुला सकती हो, कुछ इस तरह की बात, या बच्चों को मेरे पास लेके आ सकते। अब हैना अपने फ़र्ज़ को जो है पूरी तरह से ठीक से अंजाम देती हैं। बेशक नौकर उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो जाते जाते उन नौकरों का हिसाब करना नहीं भूलती। उनके पैसे जो बकाया होते हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह वो दे देती हैं। अब अकेले रह जाते हैं, उनको बच्चों को भी संभालना है। डॉक्टर कपल, डॉक्टर सदा और उनकी पत्नी, दिक्कतों का सामना है और थोड़ा डर भी है। अब वो काफ़ी हद तक प्रिजनर ऑफ वॉर टॉम, जिनका नाम दिया गया है, वो रिकवर भी हो जाते हैं। और अब उन्हें लगता है कि भाई अब कोई ना कोई फ़ैसला हमें ले ही लेना चाहिए। अब एक दिन अचानक जो है एक वर्दीधारी व्यक्ति जो है वो आता है। तो उन्हें लगता है हैना को कि भाई ये ज़रूर जो है कोई, या तो हो सकता है नौकरों ने बता दिया हो, लेकिन पता लगता है कि वो एक मैसेंजर था जनरल ताकीमा की तरफ से। अब ये जो जनरल ताकीमा है, ये इन युद्ध के दौरान इनको, ये बीमार थे, बूढ़े थे, और इनको जो है गॉल ब्लैडर से जुड़ी कोई एलिमेंट, कोई बीमारी से वो ग्रस्त थे। और उनके इलाज के लिए डॉक्टर साहब को रख लिया गया था। डॉक्टर को भी युद्ध में नहीं भेजा गया था, जनरल के कहने पर। जनरल ताकीमा का इलाज क्योंकि ये डॉक्टर कर रहे थे, और साथ ही सदाव क्योंकि एक साइंटिस्ट भी थे, वो रिसर्च भी कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट, तो इन दो कारणों की वजह से उनको रोक लिया गया था। अब ये जो मैसेंजर आया था, ये जनरल ताकीमा की तरफ से था कि भाई जनरल को कोई तकलीफ़ है और वो डॉक्टर की हेल्प की उन्हें ज़रूरत है। तो डॉक्टर गया जनरल के पास और उन्होंने बता दिया सब कुछ। उन्होंने इलाज के लिए भी जो है बताया कि भाई आपका एक ऑपरेशन करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बताई स्पष्ट तौर पर कि भाई ये मैंने जो है इस तरह से एक अमेरिकन व्यक्ति की जान बचाई है। उन्होंने सब बताया। अब यहाँ पर डॉक्टर को पता भी है कि वो इस सच्चाई को बताने के बावजूद भी बच सकते हैं, क्योंकि जनरल पूरी तरह से डॉक्टर की हेल्प के ऊपर डिपेंड है। डॉक्टर बड़े एक्सपर्ट हैं और जनरल को लगता है कि यही उनकी जान बचा सकते हैं, यही जो है वो उनका बेहतरी से इलाज कर सकते हैं। उन्हें बाकी डॉक्टर्स जो जर्मनी से ट्रेंड है उन पे इतना भरोसा नहीं है। तो बताने के बावजूद जनरल जो है वो बहुत गुस्सा नहीं होते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं है, तो मेरा इलाज करो बस, बाकी मैं देख लेता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपने असेसिन्स जो प्रोफेशनल किलर्स हैं वो तुम्हारे घर भेज दूँगा। रात को बस तुम ये करना कि उसका जो उस कमरे में उनको रखना जो कि उसका जो पार्टीशन है, आउटर पार्टीशन जो गार्डन की तरफ खुलता है, उसको आप खुला छोड़ दो बस। बाकी काम मेरे असेसिन्स जो मेरे प्रोफेशनल किलर्स हैं वो कर देंगे और फिक्र ना करो। ऐसी तसल्ली उन्होंने डॉक्टर को दी और डॉक्टर को लगा कि भाई ठीक है। और उन्होंने, लेकिन ये रास्ते में ये प्लान सोचा, दिमाग में आया कि भाई मुझे ये बात हैना को नहीं बतानी है। खैर डॉक्टर वापस आया। अब रात को बड़ा डिस्टर्ब था, नींद नहीं आ रही थी। एक इंसान होने के नाते उसे ये आशंका उनको लगातार सताई जा रही थी, डिस्कम्फर्ट हो रहा था। नींद ठीक से, थोड़ी भी हलचल, कुछ आवाज़ें इस तरह से चलने पर उन्हें ये इमेजिन करने लगते कि ज़रूर अब किलर्स आ गए होंगे और अब उनका कत्ल हो जाएगा। तो एक अच्छे इंसान, अच्छे हृदय के इंसान होने के नाते उन्हें बड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। सुबह जो है उठ के गए कमरे में तो देखा कि सुरक्षित है टॉम,
अमेरिकन प्रिजनर। तो थोड़ी तसल्ली हुई कहीं किसी कोने में दिल में। अब अगले दिन भी उसी तरह का डिस्कम्फर्ट उनको रात को हुआ। अगले दिन फिर सुबह जाके देखा तो टॉम सुरक्षित था। इस तरह से 2 और एक रात और बीत जाती है इस किस्म से, तो टोटल 3 रात इस तरह से निकल जाती हैं। और अब उन्हें लगता है कि भाई अब वो और एक रात इस तरह से, इस तरह के डिस्कम्फर्ट में, इस तरह की टेंशन में वो गुजार नहीं पाएंगे। और उन्हें लगता है कि अब शायद किस्मत भी चाहती है कि अमेरिकन प्रिजनर की जान बच जाए, उसकी किस्मत भी स्ट्रांग है, इस उनके फेवर में है। ये सोचकर वो उन्हें प्लान करते हैं कि भाई अब इसकी जान बचाने के लिए एक बोट जो है अपनी तैयार करते हैं और इसको टॉम को कहते हैं कि भाई अब तुम जाओ। शाम के वक्त जो है वो अपना प्लान उनको बताते हैं कि ये बोट जो एक मजबूत बोट थी अपनी, वो उन्होंने दी। साथ में उन्होंने कपड़े और पानी, फूड वगैरह उस पर रख दिया और कहा कि भाई ये नज़दीक एक आइलैंड है जो कि वैसे तो अक्सर वो जो है तूफ़ान वगैरह आते रहते हैं तो डूबा ही रहता है, इसलिए वहाँ कोई रहता भी नहीं, कोई फोर्ट भी वहाँ नहीं बना है। लेकिन अब क्योंकि तूफ़ान का सीज़न नहीं है तो तुम वहाँ जा सकते हो, वहाँ जाओ और वहाँ से तुम एक कोरियन बोट, तुम्हें कोरिया की जो बोट आती रहती हैं फिशिंग बोट्स, और वहाँ उस तरह की बोट तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी जान बच सकती है, तुम सुरक्षित जा सकते हो उस बोट में बैठकर। इस तरह की सलाह उन्होंने दी और साथ में एक टॉर्च भी, एक फ्लैश लाइट भी दी और इंस्ट्रक्शन दी, निर्देश दिया उनको कि भाई वहाँ पहुँचने के बाद इसको 2 बार अगर तुम फ्लैश करोगे, रात को नहीं, जब दिन और रात के मिलने का एक तरह से एक समय होता है, उस समय अगर तुम 2 बार इसको फ्लैश करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे पास खाना ख़त्म हो गया है, तो मैं कुछ प्लान करूंगा तुम्हें खाना पहुंचाने का। और 1 बार फ्लैश अगर करोगे तो मैं समझूंगा तुम हो वहाँ पर, गए नहीं हो लेकिन सुरक्षित हो। इस तरह से अपनी एक योजना के तहत उन्होंने प्रिजनर को वो उस बोट में बैठाया और जापानी कपड़े उनको पहनाए। एक काला कपड़ा उनके माथे पे, जो गोरा रंग था उनको, उसके माथे पे जो है उनके ब्लॉन्ड हेड के ऊपर बांधा उन्होंने और उसको जो है विदा किया। इस तरह से जो है वो चले गए। बाद में उन्होंने देखा, नोटिस किया कि भाई जब वो उस समय जो है 2 बार जो है 1 बार उन्होंने फ्लैश किया तो वो समझ गए कि भाई वो पहुंच गया है, सुरक्षित है। और अगले दिन फिर उन्होंने देखा तो कोई इस तरह का फ्लैश, उस समय जो समय उन्होंने तय किया था कि इस समय जो है शाम होने के बाद और अंधेरा होने से पहले वो टॉर्च इस तरह फ्लैश करना था उन्होंने, तो अगले दिन कोई फ्लैश नहीं था। तो अब वो समझ गए कि भाई सुरक्षित है प्रिजनर जो है, और वो वहाँ से चला गया अपने देश किसी कोरियन बोट के द्वारा। इस तरह से उन्हें भरोसा हो गया। अब वो जनरल ताकीमा के पास गए और उन्हें लगा कि उनका ऑपरेशन करना होगा, ज़रूरी है, और उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 12 घंटे तक तो बड़ा क्रिटिकल टाइम था और लग नहीं रहा था, कोई भरोसा नहीं था कि जनरल की जान बच भी पाएगी या नहीं। लेकिन उस 12 घंटे बीत जाने के बाद जो उन्होंने डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी और उन्हें होश आ गया। और अब जो है जब वो ठीक थोड़ा हो गए, एक दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई वो क्या हुआ, आपके प्रोफेशनल किलर्स तो आपने जो है अपने असैसिन तो भेजे नहीं। अब उन्होंने कहा हाँ मैंने वादा तो किया था लेकिन मैं भूल गया, मैं अपने आप को लेकर ही बहुत ज़्यादा चिंतित था, अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर ही बहुत ज़्यादा चिंतित था। तो एक्सेप्ट किया जनरल ताकीमा ने कि वो भूल गए, और क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, वो अपने आप को लेकर ही बहुत चिंतित थे। और अब दोनों के बीच ये एक तरह की, अब उन्होंने बताया कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, डॉक्टर सदाव ने बताया कि वो तो भाग गया है। तो अब इस तरह से जनरल भी पूरी तरह से क्योंकि डिपेंडेंट थे डॉक्टर के प्रति, तो दोनों के बीच में ये सीक्रेट जो है वो तय हो गया कि भाई इसको सीमित अपने तक ही रखेंगे इस बात को। इस तरह से दोनों के बीच ये समझ बन गई थी और डॉक्टर साहब की जान को अब कोई ख़तरा नहीं था। इस तरह से जो है डॉक्टर ने अमेरिकन प्रिजनर की जान बचाई थी और एक नेक काम उन्होंने किया था। हालांकि लगातार एक दुविधा उनके मन में बनी हुई थी शुरू से ही। अब वो एक दिन ऐसे ही फिलोसॉफिकल अंदाज अपने घर से बाहर वेरांडा में खड़े हुए थे और सोच रहे थे, समुद्र की तरफ देख रहे थे। उन्हें अब यकीन था कि
उनकी जान, एक अमेरिकन प्रिजनर टॉम की जान जो है बच गई है। लेकिन हैरानी थी उन्हें, वो याद कर रहा था अमेरिका के अपने दिनों को, अमेरिका में जो कि बहुत कंफर्टेबल उनके दिन नहीं थे। जिस घर में वो रहे, लैंड लेडी जिस किस्म की थी, बड़ी बहुत जो है वो अनटाइडी और फैट किस्म की, बहुत वो लाइक नहीं करते थे उनको, और बहुत नॉइज़ी। और वो प्रोफेसर हार्ली की बीवी, वो भी जो है बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से उनको याद नहीं कर रहे थे कि किस तरह से उनकी नेचर। तो अमेरिकन को बहुत लाइक नहीं करते थे डॉक्टर पर से। इसके बावजूद भी अब वो हैरान थे कि भाई ऐसा होने के बावजूद अमेरिकन को वो नहीं चाहते थे एक 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 यूजुअल जापानी की तरह, एक कॉमन जापानी की तरह। वो अमेरिकन से नफ़रत थी एक तरह से उनके मन में। फिर भी अब हैरान थे, सोच रहे थे कि कैसे मैंने जान बचा दी एक अमेरिकन प्रिजनर की। इसी तरह के ख्यालात पे, इसी तरह से सोचते हुए अब कहानी का एंड हो जाता है इस तरीके से। तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेते हैं।